हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ सक्षमता परीक्षा पूर्व की तैयारी। इसमें हम वीडियो नंबर 7 लेकर आए हुए हैं। वीडियो नंबर 7 यानी कक्षा 3 का हिंदी कॉम्पल। मतलब ये कि वर्ग 1 वर्ग 2 का हम नव अंकुर हिंदी किताब समाप्त कर चुके हैं और कक्षा 3 में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक का हो रहा है। कक्षावार 1 से 2 में आए, 2 से अब वीडियो नंबर 7 में हम 3 में प्रवेश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि त्वरित रूप से वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, अंत में वीडियो के अंत में जाकर अगर ये आकलन करें कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, अच्छा लगेगा। आइए, क्योंकि आज वीडियो 7 में वर्ग 3 का ये पहला वीडियो है और अब थोड़ी सी कविताएं ज़्यादा रहेंगे। तो कविता कहानी, तो कविता को थोड़ा सा लयबद्ध में लाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हम आते हैं कि विषय सूची, पाठ्य सूची क्या है। पाठ्य सूची पर चलते हैं। पाठ्य सूची डला हुआ था। दिख रहा स्पष्ट? पाठ्य सूची वर्ग 3 में इसका पूरा टोटल क्रमांक देखें तो यह 20 है। वर्ग 1 में नवांकुर प्रथम कक्षा में 15 थे। पाठ्य सूची की संख्या, पाठ्य सूची में क्रमांक संख्या कुल 15 थे। वर्ग 2 में इसकी संख्या 18 हुई और वर्ग 3 में इसकी संख्या 20 हो गई। उस दोनों में चित्र से संबंधित ज्यादा था, लेकिन अब इसमें एक चीज अब ख्याल रखा जाए। पाठ्य सूची और थोड़ा सा हम ये करते हैं, ब्राइट करते हैं ताकि है प्रार्थना जो कविता है, प्रतीक्षा प्रेरक प्रसंग है, मेरा गांव कविता है, बब्बन बंदर कहानी, खूब मजे हैं मौसम के कविता, जंगल में सभा खुली कहानी, फुलवारी ये कविता है, रक्षाबंधन कहानी है, तिरंगा कविता है, कांप कौवा और सांप ये कहानी है, उल्टा पुल्टा कविता है, गांधी जी की कहानी, चित्रों की जुबानी ये चित्र श्रृंखला है, राजगीर ये पत्र है, दीप जले यह कविता है, साहसी इंदिरा यह बाल्य जीवन चित्र है। गंगा नदी पुनः यह कविता, बैलगाड़ी का दाम कहानी, हम सब कविता, कुत्ते की कहानी, कहानी खेल खेल में वार्ता है। कुल 20 है। इसमें अब पाठ्य सूची तो हम लोग देख लिए, लेकिन ये ख्याल रखना होगा अब कि कौन कविता है, कौन कहानी है और लेखक का नाम। इसमें जिनमें भी लेखक का नाम आएगा उनका भी हम चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि याद रखना होगा। और कक्षा बढ़ी है तो जिम्मेदारी बढ़ गई है हम सबों की, केवल ना आपकी ना केवल मेरी, सबों की। तो याद रखने के लिए भी कुछ अब विशेष ध्यान देना होगा कि याद कैसे रखा जाए। तो अगर प्रार्थना कविता अगर होंगे तो उसको थोड़ा सा लयबद्ध करने का प्रयास करेंगे, याद करने का बहाना हो जाएगा। और कविता क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि प्रश्न जब बनेगा तो कविता के बीच की कुछ शब्दें छोड़ दी जाएगी और नीचे ऑप्शन देके कहा जाएगा यह कौन सही उसमें शब्द भरे जाएंगे, वो ऑप्शन रहेगा और वो चुनना होगा। इसलिए कविता को स्मरण में रखना ही होगा, ये तय है। तो
इसीलिए थोड़ा सा लयबद्ध करना होगा। तो इसमें कुल 20 है, 20 है। 20 में हम चार चार करके एक वीडियो में लेते हैं तो इजी में हो जाएगा। और 4 पंच 20 यानी कि कुल 5 वीडियो इसमें बनेगा। तो आज शुरुआत है तो थोड़ा सा कविता तो आएगा ही, और कविता को हम थोड़ा सा लयबद्ध रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले पाठ में। प्रार्थना है, कविता है, ये प्रार्थना है, क्योंकि इसको लिखे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। ये क्या लिखिएगा कि यह प्रार्थना जो है, प्रार्थना जो लिखा गया है रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा, ये अहम चीज है, ये याद रखना होगा कि प्रार्थना रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। चले उसे इसे थोड़ा सा लयबद्ध देने का प्रयास हम कर रहे हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर और देश के, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। थैंक यू। ये केवल रविंद्रनाथ ठाकुर जी शब्द दिए, वो गुनगुनाए भी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से जो धुन देना है बच्चे को अच्छा लगे। लेकिन ये गुनगुनाने का मकसद मेरा सक्षमता परीक्षा से मैं इसे जोड़ रहा हूं कि गुनगुनाने में कविता याद रहेंगी, और कविता ध्यान में पूरी तरह तो रटना है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 2 लाइन यहीं से उठा के डाल दिया और लास्ट शब्द ये घाट है, और देश के वन और देश के बाट, ये दोनों खाली छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, और ऑप्शन में दे दिया ए में घाट बाट, 2 नंबर में दे दिया देश वेश, 3 नंबर में दे दिया भाई बहन। हो गया ऑप्शन, कविता से उठा के वो ऑप्शन बना डाला। इसीलिए थोड़ा सा गुनगुना के अगर है तो थोड़ा सा ध्यान में रहता है, इसीलिए हमने गुनगुनाने का प्रयास किया। तो चलते हैं अब इसका प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें प्रश्न कौन कौन बने हैं, बन सकते हैं, इसे अब देखें। जरा सा यहाँ देख लें। सरस कह रहे हैं रसदार मीठा को, सरस कहते हैं रसदार और मीठा को। वन मतलब जंगल, बाट मतलब रास्ता, नहीं कहता कि बाट जो हो रहे हैं, तो बाट मतलब रास्ता, तन शरीर, प्रभु भगवान, और मतलब और, सरल यानी आसान, विमल साफ। आगे अब इसके हिसाब से प्रश्न अगर हम ले तो यहां तक मतलब नहीं है कविता, ये बच्चों के लिए प्रश्न है, अपने लिए। हाँ ये देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरे, यहीं पे कह रहे हैं, अभी तुरंत लिखे थे, और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, यही बनेगा। इसी तरह प्रश्न बनेगा, सरल बने प्रभु सरल बने, देश की इच्छा देश की आशा, देश की इच्छा देश की आशा, देश काम देश का देश की भाषा, काम देश की भाषा। आगे
एक बने प्रभु एक बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, एक बने प्रभु एक बने। चलते आगे। इसी तरह मतलब ये फिर इन द ब्लैंक्स दे देगा और वहां आपको भरना पड़ जाएगा, तो फिर कविता की जरूरत पड़ेगी, तो गुनगुनाने पर ही थोड़ा सा आएगा अपने अपने ध्वनि के हिसाब से। चलिए इससे निकल गए। अब चलते हैं पाठ संख्या 2 में। पाठ सूची में पाठ संख्या 2 में चले। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ राजगीर की तरफ जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा और पथरीला था और वो जाते जाते थक गए, प्यास भी लगी थी, तो सभी शिष्यों के साथ इच्छा व्यक्त की कि अब थोड़ी देर आराम किया जाए। कहानी का जो मोटिव है थोड़ा सा उसे चर्चा कर ले। आराम करने की बात आई तो जंगल था, लेकिन फिर भी वे लोग आराम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे। प्यास लगी थी तो उसमें से एक आनंद नाम का शिष्य था, वो पानी लेने के लिए झरना के किनारे गए। सवाल में आएगा कि नदी के किनारे या झरना किनारे, तो झरना के किनारे पानी लाने के लिए चले गए। वहां गए, जाने के बाद क्या देखते हैं, वहां झरना के पास जहां पानी लिया जा सकता था, वहां एक बैलगाड़ी, लोड बैलगाड़ी उस जगह को क्रॉस कर गए। तुरंत पानी टपी हुई थी, पानी पार की थी, तो पानी काफी गंदला हो गया था। तो आनंद गए और जाने के बाद उन्हें पानी लेना था, लेकिन गंदला पानी देखकर वो वापस लौट आए। तो भगवान बुद्ध जो थे वो पूछे कि पानी क्यों नहीं लाए, सबको प्यास लगी है। तो वो बोलेगा अच्छा एक काम करते हैं कि पीछे जो थोड़ी दूर में जो नदी है उस नदी से हम पानी ले आते हैं। भगवान बुद्ध बोले कि नहीं, बात क्या वो बताओ। तो आनंद बोला कि ऐसे ऐसे बात है, बैलगाड़ी टपी है, अभी तुरंत क्रॉस किया है, सो पानी काफी गंदला है। बोला एक बार फिर से जाओ। फिर गए, फिर देखा गंदला ही है, लेकिन कम गंदला है। फिर लौट के चला आया, बोला नहीं अभी भी गंदा ही है। बोला वेट करो थोड़ा सा। तीसरी बार भेजा गया, गंदला ही था, लेकिन अब और कम गंदला था, कम गंदला। फिर लौट के चला आया, पीने लायक नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने पुनः उसे चौथी बार भेजा और वो गया। चौथी बार में पानी पीने लायक मिल गया उसी जगह पर जहां गंदला पानी था, और वो पानी लेके, जल लेके चले आया। भगवान बुद्ध के साथ साथ सभी शिष्य पानी जल ग्रहण किए, और जल ग्रहण के साथ ही वो एक बात बोले कि हमारे जीवन में भी, हृदय में भी जो चंचल मन है, या मन बिल्कुल शांत जल की तरह स्वच्छ और निश्चल है, स्वच्छ और निश्चल है, लेकिन यहां भी विचारों के जो, अन्यत्र विचारों के जो बैलगाड़ी चलती है, अन्यत्र विचारों के जो बैलगाड़ी चलती है, बुरे विचारों की जो बैलगाड़ी चलती है हमारे मन के अंदर, हमारे मन को भी उस जल की तरह गंदला कर देता है, काफी गंदा कर देता है। और अगर मन को भी शांत रखा जाए, बिल्कुल शांत शांत शांत, शांति नहीं, शांत शांत हम बोल रहे हैं, तो शांत कर दिया जाए, तो हमारा भी मन निश्चित रूपेण किसी भी चीजों पर, किसी भी बिंदु पर केंद्रित हो सकता है, क्योंकि मन स्वच्छ और शांत होता है, वहां पे अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो यहां पे यह लाइन बोले हुए हैं भगवान बुद्ध की द्वारा, ये लाइन कि भगवान बुद्ध बोले, आनंद, आनंद हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियां रोज रोज गंदला कर देती है, और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें, तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, उसी झरने की तरह। हम भी अगर थोड़ा इंतजार करें, कोई मामला आता है तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं और तुरंत एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, जो गलत निर्णय हो जाता है। लेकिन अगर बैठकर मन को शांत करके विचार किया जाए, तो पुनः फिर एक्शन दूसरा होता है, जो हमारा सही निर्णय होता है। तो इसमें जो
अब प्रश्न इसमें यही तक था, अब इसमें प्रश्न की ओर चले तो वट वृक्ष, बरगद का पेड़, शिष्य, चेला, छात्र, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, विश्राम, आराम, गंदला, गंदा, स्वच्छ, साफ। प्रश्न इसमें देखते हैं 2 नंबर इसमें भी। हाँ, इसका शीर्षक प्रतीक्षा दिया गया था, मतलब पानी भी गंदला था, शांत होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ा। हमें अपने जीवन में भी कुछ निर्णय लेने के लिए तत्कालिक अगर मन उद्वेलित हो जाता है तो हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है, इसलिए इसका शीर्षक प्रतीक्षा भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया। और दैनिक जीवन में आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं? अच्छे विचारों का करते हैं, अच्छे मित्र का। आनंद कहाँ गए थे और क्यों? आनंद जल लाने गए थे झरना के पास, आनंद झरना के पास गए थे जल लाने के लिए। झरने का पानी गंदला कैसे हो गया? बैलगाड़ी के जाने के कारण। अंतिम बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने वहां क्या देखा? जल बिल्कुल शांत और स्वच्छ हो चुका है। आनंद कुल कितनी बार उस झरने पर गए? तो कुल 4 बार गए हुए थे। चौथी बार, हाँ 4 बार वो गए हुए थे आनंद। आनंद कुल कितनी बार उस झरने पर गए? तो 4 बार गए। अब चले नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और प्रत्येक हाँ, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। यदि आपको अच्छा, ये किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, वो कहानी से ही निकाल के दिया जाएगा। अलग चीज है। इनका अर्थ बताएं। वट वृक्ष, बरगद का पेड़, विश्राम मतलब आराम करना, गंदला मतलब गंदा पानी, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, स्वच्छ मतलब साफ, बस और कुछ नहीं। इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाए। पास, दूर, छाया, धूप, नीचे, ऊपर, लंबा, छोटा, गंदला, साफ, बुरा, अच्छा। खाली स्थानों को भरे 7 नंबर में अगर करें तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। वो राजगीर जा रहे थे। आनंद झरने पर, झरने से पानी लाने गए। झरने का पानी बैलगाड़ियों से गंदला हो गया था। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। पानी आईने की भांति चमक रहा था। इस पाठ में बैलगाड़ी की चर्चा आप किन किन विचार पर नहीं है, बच्चों के लिए, बाकी सक्षमता के नजरिए से इसमें आप हाँ, यह एक आया छोटी सी बात, लेकिन बड़ी सी बात आ गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में भी अब थोड़ी पकड़ बढ़ने लगी है। ऊपर जो नाम आपने लिखा है वो संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। हाँ, जो भी है संज्ञा का होगा। फिलहाल हमें तो मिला कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये बात पे आ गई। आगे बढ़े। ओके, तो ये दूसरा चैप्टर मेरा हो गया। अब चलें तीसरे चैप्टर। तीसरा दिया मेरा गांव। मेरा गांव, ये जो गांव कैसा होता है एक परिकल्पना हो गई। मैक्सिमम आदमी गांव से ही संबंध रखते हैं, फिर भी कविता है, कविता के बारे में क्योंकि इसमें फिर गुनगुनाना पड़ता है। थोड़ा सा देखते हैं, प्रयास करें। आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में। नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में। गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई के छाव में। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई के छाव में। सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में। सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में। यहाँ न कोई हाट सिनेमा, यहाँ न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में, घूमे खेत बगान में। जब जाते हैं खेत घूमने, मिट्टी लगती पाँव में। जब जाते हैं खेत घूमने, मिट्टी लगती पाँव में। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं न गाँव में। मचती उस दिन धमा चौकरी, मेला हो जब गाँव में। मचती उस दिन धमा चौकरी, मेला हो जब गाँव में। जब भी लगे गाँव में मेला, आना मेरे गाँव में। आना मेरे गाँव में साथी, आना मेरे गाँव में। कविता को गुनगुनाइए। वक्त उतना ही लगता है जितना हम पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन गुनगुनाने के चक्कर में कुछ लाइनें बिना याद किए हुई आ जाता है। जो प्रश्न में से आएंगे तो
बन जाएगा। इसका कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। अमराई आम का बगीचा, पड़ाव ठहरने का स्थान, अलगाव मतलब अलग होने होना, धामा चौकड़ी मतलब उद्यम मचाना। अब इसमें सवाल ले तो हाँ, गांव तक सड़क बनी हुई थी? नहीं, नदी किनारे के बाद। गांव नदी किनारे है। हाँ। गांव में सिनेमा हॉल है? नहीं। गांव में बागान नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है भाई। ये बात गलत है, सॉरी। गांव में बागान नहीं मिलता है, गलत बात है भाई। गांव में सिनेमा हॉल है, गलत। गांव में मेला भी लगता है, यस। यानी गांव तक सड़क बनी हुई है, बनी हुई थी। गांव नदी किनारे है, बिल्कुल हाँ। गांव में सिनेमा हॉल है? नहीं। गांव में बागान नहीं मिलता है, गलत। गांव में मेला भी लगता है, यस। आगे बढ़े। एक जैसे गांव, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों का मिलाइए। पाँव हो गया पैर, बगान हो गया बगीचा, छांव हो गया छाया, पड़ाव हो गया ठहराव। आगे बढ़े। दिए गए शब्दों का आगे समान ध्वनि पर वाले शब्द लगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नाव, छांव, गांव, माओ, काम, राम, नाम, दाम, शहर, कहर, यही सब है। ज्यादा इसमें को सक्षमता की नजर से नहीं। अपने दोस्तों के नाम बताए नहीं, इसमें आगे चले। हाँ, आपके दोस्तों के नाम भी संज्ञा के ही उदाहरण है, किंतु जब आप इनमें से कोई एक नाम लेते हैं तो कोई एक खास दोस्त ही आता है, आपके सभी दोस्त नहीं। इसी प्रकार गांव, शहर, प्रांत या देश के नाम से भी उस खास स्थान का बोध होता है। अतः जिस नाम से किसी विशेष व्यक्ति का स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्याकरण आ गया। संज्ञा था, यहाँ व्यक्तिवाचक, जहां पर विशेष रूप से उसकी चर्चा हो। यानी कह रहे ना कि एक खास दोस्त का ही जिक्र हो। इसी प्रकार गांव, शहर, प्रांत या देश के नाम से भी उस खास स्थान का बोध होता हो। अतः जिस नाम से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। इसमें संज्ञा और संज्ञा के भेद कई प्रकार के हैं, तो सबको एक जगह कलेक्ट करके हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जैसे जैसे टुकड़ों में आते जा रहा है, यहाँ भी हम देखते चले। तो चले आगे। खेती के काम के लिए, खेती के काम पहले के समय और अभी के समय, खेती के काम के लिए पहले हल बैल था, अभी के समय में ट्रैक्टर। पानी निकालने के लिए पहले क्या था? सिंचाई के लिए कुआं, नदी, तालाब। लेकिन अब क्या है? बोरिंग, पंपिंग सेट। आने जाने के लिए पहले था पगडंडी और बैलगाड़ी। अब सड़क बन गई है, बस, रेलगाड़ी। रहने के लिए पहले झोपड़ी था, पहले झोपड़ी, अब महल। महल मतलब कई मंजिला, और एक मंजिला में महल, हालांकि उसमें एक मंजिला इमारत महल नहीं कहलाता है। मकान हम कहें, मकान महल अब हो गया। झोपड़ी, खपरेल पहले और अब, यही सब है, कोई खास बात नहीं ज्यादा। आगे बढ़े। नहीं, अब चले अंतिम चैप्टर, चौथा। चौथा अध्याय, बब्बन बंदर। ये बब्बन बंदर, चूंकि हमें लगता है कहानी के हिसाब से तो गब्बर शेर होना चाहिए था, लेकिन शेर को तो हर कोई जानता है, आज बब्बन बंदर महाशय को ही जानना पड़ गया, क्योंकि यह काम ही ऐसा किया था। तो इस कहानी को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। एक्चुअली हम फोटो में आ जाए। हाँ, बब
एक जंगल था, उस जंगल में एक दिन गब्बर शेर को एक जंगल था, उस जंगल में गब्बर शेर राजा थे। तो गब्बर शेर को एक बात सूझी, सब बच्चों को देखते हुए सभी जानवर के बच्चे यूं ही भौंक रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, यार तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं क्या, चलो एक काम करते हैं, हम स्कूल खुलवाते हैं। और बब्बर शेर स्कूल खोल लिए, और स्कूल खोल के उसमें लल्ली लोमड़ी जो थी, लल्ली लोमड़ी, उस स्कूल में लल्ली लोमड़ी, ये लल्ली लोमड़ी को टीचर बनाया गया, शिक्षिका थी। और सभी देखें, हाथी के बच्चा गिरा, भालू का बच्चा, शेर का बच्चा, खरगोश का बच्चा, बाघ का बच्चा, सबका बच्चा, सबको यहां भेजा गया, बंदर का बच्चा, सबको भेजा गया पढ़ने के लिए, कि सबको आना होगा पढ़ने के लिए। सब बच्चा आया स्कूल में, यहां देखा कि लल्ली लोमड़ी नाच के गा के जैसे भी हो समझा के सब बच्चों को पढ़ा रही है। सब बच्चे को मन लग रहा था, रोज स्कूल आ रहे थे। इसी क्रम में सबको तो मन लग रहा था, लेकिन बब्बन बंदर जो था, बंदर का बच्चा, वो बड़ा शरारती था। वो दिन भर चाहता था इस डाल पे उस डाल पे हम उछलें, लेकिन उसको तो बड़ा बैठने में मन नहीं लगता था। एक दिन वो धीरे धीरे खिसक लिया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन गब्बर शेर इसकी निगरानी करते रहता था। और गब्बर शेर जो निगरानी करते रहता था, देखिए एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे, तभी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। तो भाग, बच्चा तो है शरारती है, हम लोग को भी झेलना पड़ता है भाई। तो बब्बन जंगल से इस गाछ से उच्च गाछ से तीसरे गाछ पर जाते कूदते फांदते, स्कूल से भागा हुआ बच्चा घर भी नहीं जाता है, इधर उधर कूद फांद करके समय बिताता। तो वह भी वही काम कर रहा था। अंत में एक बेल के गाछ पर जाके वह बैठ गया। बैठ क्यों गया? इसकी नजर गब्बर शेर पर पड़ गई। अब बब्बन बंदर डर गया, और डर गया तो डर के मारे बेल के पैर पर छिप गया वहां पर। लेकिन गब्बर जो थे, गब्बर शेर, वो तो देख लिए, बब्बन पेड़ की डालियों के बीच छिप गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। बब्बर शेर ने उसे देख लिया और वह गरजा, बंदर के बच्चे, अकल के कच्चे, नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूं, स्कूल से भागे है, अभी मजा चिखाता हूं, बोला बब्बन शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए। शेर से बचने के लिए डर के मारे बहाना बनाते हुए वह बोला, कौन? बब्बन बोला। बब्बन शेर से डरते हुए बहाना करते हुए, लोमड़ी, लोमड़ी का आदेश माना, बेल लेने आया था हम। नहीं होता है स्कूल में भी, बच्चा कोई भाग गया ना, पकड़ा जाता है तो बोलता मैडम से छुट्टी लिए थे, किसी से छुट्टी नहीं लिया था सर जी, छुट्टी दिए थे, कलम लेने जा रहे हैं सर जी, कॉपी आ गया, ये सब चलता है। तो वही बहाना इसने बना दिया कि बेल लेने आया था, भागा नहीं कहीं भी, फिर भी पकड़ा गया। गब्बर शेर जोर से चिल्लाया, झूठा, लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती, तुम झूठ बोल रहा है, बहाना तुम्हारा नहीं चलेगा। बब्बन डर से कांपने लगा। उसने सोचा अब शेर उसे जरूर सजा देगा, लेकिन गब्बर शेर दयालु था, उसे सजा नहीं दिया, बल्कि उसे प्रेम से समझाया कि देखो बाबू, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए अस्थिर होना पड़ेगा, और अस्थिर हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो सक्षमता परीक्षा पास होंगे। तो गब्बर शेर की बात मान लेनी होगी और पढ़ाई चालू करनी होगी। तो सबको समझाया। तो उस दिन से बब्बर शेर भी आराम से मन लगा के पढ़ने लगा वाकई, और बच्चा समझ गया कि नहीं पढ़ना चाहिए, और इतना मेहनती हो गया कि वो काफी ध्यान देने लगा पढ़ने के प्रति, और प्रथम आने लगा। तब गब्बर शेर ने उसे बुलाया और बोला, शाबाश बब्बन, तुम रोज विद्यालय आते हो, यहाँ यह रहा तुम्हारा इनाम। और गब्बर शेर बब्बन बंदर को एक डमरू दिया, डफली, डफली बजाने के लिए इनाम स्वरूप दिया। जाओ पेड़ पर उड़ते फनते हो, थोड़ा सा डफली भी बजाना, इनाम मिला। खुशी खुशी बच्चा को इनाम बहुत अच्छा लगता है, तो वो इनाम लिया, और कहानी यहीं तक। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन है। जंगल का राजा कौन था? तो बब्बन, गब्बर शेर। गब्बर शेर लल्ली बच्चों को कैसे पढ़ाती थी? नाच कर, गाकर, झूम कर,
बब्बन स्कूल से भागकर कहां गया? बेल के पेड़ पर। बब्बन ने शेर से क्या बहाना बनाया? लल्ली मैडम ने बेल के लिए भेजी। गब्बर शेर ने बब्बन को क्यों इनाम दिया? क्योंकि वह रोज स्कूल आने लगा। क्योंकि वह रोज स्कूल आने लगा। यही है। चले आगे। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती गाती। यस, बच्चों को स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छा, सही बात है। बब्बन को स्कूल से भागते हुए सबों ने देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। शेर के डांटने पर भी बब्बन को डर नहीं लगा? शेर के डांटने पर भी बब्बन को डर नहीं लगा, ये बिल्कुल बात गलत है, काफी डर गया था। शेर के समझाने के बाद बब्बन पुनः स्कूल गया? हाँ, गया। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। आदेश, आज्ञा, पेड़, वृक्ष, पूंछ, दुम, अकल, बुद्धि, इनाम, पुरस्कार। इसमें कोई खास बात नहीं है, शब्दों के सामने उल्टे अर्थ बताइए। तो राजा, प्रजा, इनाम, सजा, ऊपर, नीचे, सच्चा, झूठा, डरपोक, हिम्मत वाला। अब आगे नहीं हो चुका है। तो ये मेरा वर्ग 3 का कॉम्पल विषय से हिंदी जो है उसमें से इसका पहला वीडियो, यानी वीडियो नंबर 7 में इसका पहला वीडियो है। और 4 अध्याय हो चुका है, चूंकि 20 अध्याय है तो इसके बाद भी और निश्चित 4 वीडियो और आएगा, तब वर्ग 3 समाप्त होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।